नमस्कार, मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरवड़ा। थर्मोडायनेमिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी और उन दोनों के बीच में संबंध। एंट्रोपी एवं प्रायिकता। हम जानते हैं कि जो प्रायिकता क्या होती है हमारी, जो स्थूल अवस्था है, स्थूल अवस्था, इसका नोटेशन बोलते हैं मैक्रो स्टेट। किसी स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्था की संख्या होगी। ठीक है, माइक्रो स्टेट। तो हमारी जो प्रायिकता है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी वो ये है कि किसी स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्था की संख्या को क्या बोलते हैं, प्रायिकता, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके आगे थर्मोडायनामिक नहीं लगाएंगे, केवल प्रायिकता का ही नाम लेंगे। ठीक है, और जो हमारा प्रायिकता का एक सिद्धांत ये कहते हैं कि स्थायी अवस्था में किसी एक सूक्ष्म स्थूल अवस्था में हमारी सूक्ष्म अवस्था की संख्या मैक्सिमम होती है। ठीक है, जैसे कोई अवस्था है, जैसे किसी टेम्परेचर टी पे हम लोग बात करें तो हमारे जैसे कोई भी सिस्टम है, इसकी कोई स्थूल अवस्था है, उस अवस्था के अंदर सूक्ष्म अवस्था की संख्या अधिकतम होगी। बाकी और सूक्ष्म अवस्था, स्थूल अवस्था है, उनमें सूक्ष्म अवस्था की संख्या उससे कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा उष्मागतिक जो प्रायिकता है उसकी सिद्धांत से है कि स्थूल अवस्थाओं में, किसी स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्था की संख्या को लोग उष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं। और जब हमारा तंत्र स्थायी अवस्था में होता है या फिर किसी भी स्थिति में वो जब स्थायी अवस्था में होता है तो उसमें किसी एक स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था की संख्या अन्य स्थूल अवस्थाओं में जो सूक्ष्म अवस्था होती है उनकी संख्या से अधिक होती है। तो ये हमारा उष्मागतिक प्रायिकता का होता है। इस उष्मागतिक प्रायिकता को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं W से या P से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सर्वमान्य, या फिर ज्यादातर सामान्य इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे एंट्रोपी है उसको हम लोग S से निरूपित करते हैं। ठीक है, एंट्रोपी ये कहती है कि जैसे जैसे क्या फिर एंट्रोपी की जो परिभाषा है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी नगण्य या शून्य के आसपास होती है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती जाती है। ओके, और किसी स्थायी अवस्था में या फिर हमारा तंत्र अगर अनस्टेबल है तो वह उस अवस्था में जाने की कोशिश करता है जहाँ पे उसकी एंट्रोपी अधिकतम होती है। जिससे हमारे यूनिवर्स का लगातार विस्तार हो रहा है और क्या हो रहा है, उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होने की और अग्रसर है। तो एंट्रोपी की जो परिभाषा है उसके अनुसार हमारा जो सिस्टम है, तंत्र है, तो तंत्र है वो अधिकतम एंट्रोपी प्राप्त करने पे क्या होगा, उस अवस्था में स्थायी अवस्था में होगा। तो यहाँ पे दोनों में एक सिमिलरिटी है कि स्थायी अवस्था में किसी एक स्थूल अवस्था की संगत सूक्ष्म अवस्था की संख्या अधिकतम होती है और हमारे जो तंत्र होता है स्थायी अवस्था में अधिकतम एंट्रोपी होती है इसकी, या फिर अस्थायी तंत्र अस्थायी तो वो तब स्थायी होगा जब उसकी एंट्रोपी अधिकतम होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें और इसमें कोई कोई रिलेशन अवश्य है। अब इस रिलेशन को क्या है, हम लोग मैथमेटिक्स की सहायता से निकालते हैं कि क्या रिलेशन है उन दोनों के बीच में। हम लोग मानते हैं
कि माना कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड ये मान सकते कि एंट्रोपी प्रायिकता का एक फलन है। अब उस फलन की क्या नेचर है या फिर फलन किस प्रकार से दोनों के बीच में रिलेशन है उसको शो करता है। हम लोग जानते हैं कि इसकी नेचर क्या है। ठीक है, हम लोग एक बार फिर समझ लेते हैं कि स्थायी अवस्था में किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था की संख्या अधिकतम होती है और एंट्रोपी किसी तंत्र की स्थायी अवस्था में अधिकतम होती है, या हमारा तंत्र अस्थायी अवस्था में है तो वो उस अवस्था की ओर जाता है जो स्थायी होगी, और स्थायी तब होगी जब उसकी एंट्रोपी अधिकतम होगी। ठीक है, तो इसमें चूंकि एंट्रोपी भी अधिकतम हो रही है और किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था की संख्या भी अधिकतम हो रही है जब स्थायी अवस्था में है तंत्र, तो हमारा W और F में संबंध है। तो कोई वो संबंध किस प्रकार का है, हमने माना कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। हम लोग अब उसको निकालते हैं दोनों के बीच में संबंध किस प्रकार का है। ठीक है, माना दो विलगित निकाय हैं। ओके, हमारे पास में दो विलगित निकाय हैं, एक ये है जिसकी एंट्रोपी है हमारी W1 जिसकी प्रायिकता है और S1 जिसकी एंट्रोपी, और एक और सिस्टम है जिसकी प्रायिकता W2 एंट्रोपी S2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, S1 दिस इज इक्वल टू फंक्शन W, क्योंकि यहाँ पे ये F1 F प्रकार का फंक्शन है, और दूसरा हमारा आएगा S2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W। ओके ओके, और इन दोनों चूंकि विलगित निकाय है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो ये एक नए तंत्र का निर्माण करते हैं जिसकी एंट्रोपी कितनी होगी, जिसकी एंट्रोपी होगी S और प्रायिकता W होती है। तो एंट्रोपी कैसे होगी, एंट्रोपी S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ठीक है, एंट्रोपी हमारी सिंपल तरीके से ऐड होती है, लेकिन इस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी W1 है और इसकी W2 है, दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आती है, तो प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत से हमारी जो नई प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी W1 W2। ठीक है, W इज इक्वल टू W1 W2। ओके, अब हम लोग हमारा जो S है, S इज द फंक्शन ऑफ W, सो हम लोग W की जगह, इस W की जगह ये रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 W2, ये आ गया। ओके, हमने क्या किया, इस W की जगह हमारा ये रख दिया। अब हम लोग इस समीकरण से देखते हैं कि S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ओके, हम चाहे तो समीकरणों को नाम दे सकते हैं, लेकिन हमारे सामने सारे केस में अगर हम लोग थ्योरी लिख रहे हैं तो हमको नाम देना पड़ेगा, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि ये हमारे क्रम से आ गई। हम लोग इसका यूज करते हैं S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ओके, सो S इक्वल टू S1 प्लस S2। S क्या है हमारा, S एरा F W1 प्लस W2, S इज द फंक्शन ऑफ W1 W2। ठीक है, ये कैपिटल W ही है, जस्ट लाइक दिस। ओके, और हमारा S1 कितना है, S1 एरा इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 एंड S2 क्या है हमारा, S2 द फंक्शन ऑफ W2। ओके, तो ये हमारा जो S का जो फंक्शन है, S का जो हमारी प्रोबेबिलिटी से रिलेशन है, और S1 का प्रोबेबिलिटी से रिलेशन और S2 का प्रोबेबिलिटी से रिलेशन है, उनके बीच में क्या संबंध आया, इस प्रकार का संबंध आता है। अब देखते हैं वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी दो राशियों की गुणनफल का अगर लॉग लेते हैं तो हमारे पास देखो इस प्रकार से आता है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ठीक है, तो देखो इस log को मैं f लिखूं
दिस एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू, इसको भी मैं एफ लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ओके, तो देखो एक्स और एक्स वाई का हम लोग अगर जैसे W1 और W2 लिखे तो ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं W1 लिखता हूँ, y की जगह W2 लिखता हूँ, प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा W1 और y की जगह W2। तो देखो ये जो रिलेशन आया है वो इस प्रकार का आ गया रिलेशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकताएं हैं, उनके बीच में जो संबंध होगा वो लघुगुणकीय संबंध होगा। ठीक है, क्योंकि लघुगुणकीय संबंध में हम लोग इस प्रकार का रिलेशन आता है और उसको हम लोग एक्स वाई को अगर W1 W2 से रिप्लेस कर दें और लोग को हम लोग एफ से रिप्लेस कर दें तो हमारा संबंध एग्जैक्ट वैसे ही आता है जैसे ये आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस एफ की जगह क्या है, हमारा लोग है। ओके, अब हम लोग इसकी और ज्यादा और नेचर का हम लोग पता लगाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, आंशिक अवकलन कर देते हैं। ओके, हम लोग इसका आंशिक अवकलन कर देते हैं। तो करते हैं इसका आंशिक अवकलन। इसका हम पहले W1 की सापेक्ष करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो विलगित इकाई हैं, हम लोग W1 की सापेक्ष करते हैं और मानते हैं कि इसकी जो W2 है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम है दोनों। तो देखो डेल्टा एफ W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ W1 एट कांस्टेंट W2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इनका भी हम लोग इसी प्रकार से करते हैं, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ W1 डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ W1 एट कांस्टेंट W2 प्लस डेल्टा ऑफ एफ W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ W1, ओके, एट कांस्टेंट W2। अब देखो अगर हमारा W2 कांस्टेंट है तो हमारा जो इसका जो फंक्शन आएगा वो भी हमारा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हमारा ये फंक्शन की नेचर कैसी लघुगुणकीय है, जैसे हमारा log ऑफ जैसे y आ गया समथिंग लाइक z। अगर y इक्वल टू 10 हुआ, ठीक है, तो इसका मान आ गया जैसे 1 आ गया। अगर यहाँ पे 10 डेज में हम लोग ले रहे हैं तो ठीक है, अगर 10 डेज में इसका मान 1 आ गया। अगर हमारा ये चेंज नहीं होता है 10, तो हमारा ये 1 ही रहेगा, मतलब f ऑफ 10 इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो ये हमारा जो फंक्शन है, अगर हमारा W2 कांस्टेंट है तो ये f ऑफ W2 इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। तो इसका हम लोग W1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारा ये शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शून्य आ गया। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो ये f इसका फंक्शन है W1 W2 का, और हमने W1 के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ f ऑफ W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा W1 W2, ओके, और यहाँ पे लिख सकते हैं लोग डेल्टा W1 W2 डेल्टा बाई डेल्टा W1 ऑफ W1 W2। ओके, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा डेल्टा ऑफ W1 W2 डेल्टा ऑफ W1 W2 से कट जाएगा, हमारा डेल्टा W1 यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि ये है, और ये कांस्टेंट है हमारा किसके बीच में, W2 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखो ये किसका फंक्शन है, ये W1 का फंक्शन है। ओके, सो ये हमारा ऐसे, ये W2 है तो ये हमारा ऐसे कैसे रहेगा, डेल्टा ऑफ f W1 डिवाइडेड डेल्टा ऑफ W1, ओके, एंड दिस विल बी 0, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका जो हम लोग डेल्टा ऑफ W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा W1 किया तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा डेल्टा y डेल्टा W1 ऑफ W1 W2।
क्योंकि दोनों हमारा मल्टीप्लाई में है तो हमारा क्या आ जाएगा W2 डेल्टा W1 डिवाइड डेल्टा W1 दिस इज इक्वल टू W2। तो इसका हमारा इसका अवकलन किया तो हमारे क्या आ जाएगा W2 आ जाएगा। तो ये हमारा अवकलन क्या आएगा W2 आएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं W2, ठीक है। सो W2 डेल्टा F ऑफ W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा W1 W2, ठीक है। This is equal to this delta F of W1 divided by delta W1, ओके। हम लोग इसको और अच्छी तरह से इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं, ओके। तो ये हमारा रह जाएगा, क्या रह जाएगा डेल्टा F of W1 W2 divided by डेल्टा W1 W2 दिस इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा तो ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन W2 डेल्टा फंक्शन ऑफ W1 डिवाइड बाय डेल्टा W1, ठीक है। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, ओके। और ये रिलेशन कैसे है, यहाँ से हमने W1 के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, W1 की जगह हम लोग W2 की जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे क्या आएगा, देखो यहाँ पे W2 आ जाएगा और ये W1 रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट रहेगा W1, ये कांस्टेंट रहेगा W1, ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका W2 के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया तो देखो जस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा W2 डिवाइडेड बाय W2 डिवाइडेड बाय W2 और कांस्टेंट क्या रहेगा W1 हमारा कांस्टेंट रहेगा, ओके। अब हम हमारे क्या है यहाँ पे, हमने वापस देखो ये जो हमारा W1 है वो किसका फंक्शन है, W1 हमारा, सॉरी ये फंक्शन हमारा W1 का और अवकलन हो रहा है W2 के सापेक्ष और W1 क्या है कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट रहेगा और ये टर्म हमारी क्या आ जाएगी, ये टर्म हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। और ये टर्म हमारी 0 नहीं होगी क्योंकि हमारा W2 चेंज हो रहा है, यहाँ पे W1 कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि W2 W1 से पूर्ण स्वतंत्र है, ओके। तो हमारा जो यहाँ पे आएगा ये आएगा डेल्टा W2 डिवाइड बाय डेल्टा W2, ठीक है। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि बिल्कुल निकाली है हमारे पास में। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि W2 है तो ये W2 रहेगा, ओके। जब इसका हम लोग W2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, हमारा W1 आना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे हम लोग W2 के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये W1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा W2 डिवाइड बाय W2 दिस इज इक्वल टू W2, हमारा W1 कांस्टेंट है तो हमारा W1 बाहर आ जाएगा तो W2 के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ हमारा डेल्टा W2 डिवाइडेड डेल्टा W2 इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये हमारा W1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा W1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा W1 और ये W2 डिवाइडेड W2 है, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे पास में एक और नया संबंध आ गया। पहले हमने W1 के सापेक्ष अवकलन किया था, अब हमने क्या किया, W1 को कांस्टेंट रखा है और W2 के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया, कुछ नहीं किया, इनके नीचे जस्ट W2 लिखा है। फिर ये तो ऐसे कैसे रहेगी टर्म, लेकिन यहाँ पे W1 कांस्टेंट होने के कारण ये 0 हो जाएगी, तो ये तो ऐसे कैसे आ रही है हमारी, यहाँ पे डेल्टा W2 है। अब डेल्टा W2 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा W1 W2 और डेल्टा W1 W2 डिवाइड बाय डेल्टा W2। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया हमारा W2 के सापेक्ष का अवकलन किया तो हमारे पास W1 आएगा, तो इसकी जगह हमारा W1 आएगा। तो ये ऐसे कैसे उतर गया, ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम लोग नए तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ इसको यहाँ भेज सकते हैं और तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा ऑफ फंक्शन ऑफ W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ W1 W2 दिस इज इक्वल टू 1 और W1 डेल्टा ऑफ फंक्शन W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा W2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू साइन। तो हमारे पास में एक और दो समीकरण आते हैं,
अब हम लोग इनको हल करते हैं। ओके, हम इनको हल करते हैं। हमने क्या किया ना, दो विलगित निकाय लेते हैं, इनकी एंट्रोपी S1 S2 थी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W1 W2 थी, दोनों को मिक्स किया तो उनकी नई प्रोबेबिलिटी आई W और नई एंट्रोपी S आ गई। और एंट्रोपी तो क्या है, सिंपली ऐड हो जाएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत से हमारी W W1 प्लस W1 W2 आएगी। और चूंकि हमारी एंट्रोपी हमने शुरू में माना था कि ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, और उसकी सहायता से हमने क्या किया कि रिलेशन निकाला S, क्योंकि S की जगह क्या है, S फंक्शन ऑफ W, W क्या है, दिस थिंग W1 W2, तो f ऑफ W आ गया S की जगह, और S फिर द फंक्शन ऑफ W1, so S द फंक्शन ऑफ W1, S द फंक्शन ऑफ W2। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया W1 के सापेक्ष कांस्टेंट करते हुए W2 को, तो हमारे पास ये समीकरण आ गया। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया W1 को कांस्टेंट करते हुए W2 के सापेक्ष किया, तो हमारे ये आ गया है। अब देखो हमारे इन समीकरणों से इनका जो राइट साइड है वो तो हमारा अलग है दोनों का, लेकिन लेफ्ट दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि 1/W2 डेल्टा F ऑफ W1 डिवाइड बाई डेल्टा W1, दिस इज इक्वल टू 1/W1 डेल्टा F ऑफ W2 डिवाइड डेल्टा W2। इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग W1 के पास आते हैं, इसको हम लोग W2 के पास आते हैं, तो हमारा आ जाएगा W1 डेल्टा F ऑफ W1 डिवाइड डेल्टा W1, दिस इज इक्वल टू W2 डेल्टा F ऑफ W2 डेल्टा W2। ठीक है, तो देखो इधर साइड में जो हमारा फंक्शन है टोटली W1 पे डिपेंड कर रहा है, और इधर टोटली W2 पे। हमने शुरू में माना था कि हमारे जो W1 है वो भी विलगित निकाय है और ये भी विलगित निकाय है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसका इससे कोई मतलब नहीं है, और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन से इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों किसी एक कांस्टेंट राशि के समान हो। ठीक है, तो दिस कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, दिस स्मॉल k मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो ये हमारी इसकी जो प्रायिकता फंक्शन है उसकी नेचर हमारे सामने आए, दिस इज इक्वल टू k। ओके, तो हम लोग व्यापक रूप में लिख सकते हैं। व्यापक रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, व्यापक रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि W डेल्टा F ऑफ W डिवाइड बाय डेल्टा W, दिस इज इक्वल टू k। ओके, इस प्रकार से हम लोग व्यापक रूप में लिख सकते हैं। हम लोग लिखते हैं W डेल्टा F ऑफ W डिवाइड बाय डेल्टा W, दिस मस्ट बी इक्वल टू k। ठीक है, चाहे किसी भी तंत्र के लिए ली जाए और वो आइसोलेटेड होना चाहिए, विलगित निकाय होना चाहिए, तो उसकी जो एंट्रोपी आएगी W आएगी वो इस प्रकार से हमारी डिफाइन होगी। अब हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो डेल्टा F ऑफ W डिवाइड बाय डेल्टा W, दिस इक्वल टू k डिवाइड W को k के नीचे ले जाते हैं। ओके, k डिवाइड W, या हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा F ऑफ W, दिस इज इक्वल टू k डिवाइड W डेल्टा W। ठीक है, ये समीकरण है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अवकलन समाकलन कर देंगे। ठीक है, हम समाकलन करेंगे तो हमारा आएगा डेल्टा ऑफ F ऑफ
एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू के डिवाइड डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू। ओके, हमारा के क्या है, के कांस्टेंट है, तो के तो हमारा बाहर आ जाएगा 1 ओवर डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू। इसका क्या आएगा हमारा जस्ट एफ ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा। इसे हम लोग इस प्रकार से डी एक्स का क्या होगा, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। तो हमारा इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा हमारा एफ ऑफ डब्ल्यू, एफ ऑफ डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू, हमारा के तो बाहर है, और इसका क्या आएगा हमारा, अगर हमारा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स हो, अगर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स हो तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा सो log x आएगा, ठीक है, log x आएगा, बेस ई रहेगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा k log x, x की क्या है हमारा w है, k log w, ओके। और इसमें हम लोग इस प्रकार से आगे प्लस कॉन्स्टेंट से लिख सकते हैं, प्लस, ओके। ये समाकलन मिलता है क्योंकि हमने रेंज नहीं ली है। अब हमारा एफ ऑफ डब्ल्यू क्या है, हमारा एफ ऑफ डब्ल्यू इज एस, तो एस इक्वल टू के log डब्ल्यू प्लस, तो ये हमारा एंट्रोपी और जो प्रायिकता है उसके बीच में एक संबंध है, ठीक है। अब हम लोग एंट्रोपी जो हमारा कांस्टेंट है सी को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा हम जानते हैं कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर होता है उस पे ऊष्मागतिकी के थर्ड नियम के अनुसार उस सिस्टम की एंट्रोपी मिनिमम या शून्य होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको एस को शून्य लेके हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी एंट्रोपी को हम लोग इसका एब्सोल्यूट मान हम लोग कभी भी हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोगों को हमेशा ये ज्ञात करना होता है कि एंट्रोपी में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर है उसमें हमारी एंट्रोपी शून्य है, और हम लोग क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट है उसको हम लोग काउंट नहीं करते, बस एस इक्वल टू के log डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो एस इक्वल टू के log डब्ल्यू, ठीक है। ये ln का मतलब log है नेचुरल बेसिस पे, अर्थात ln w मींस log ऑफ w एट बेस, ठीक है। ये नेचुरल बेस पे हम लोग ये बेस मानते हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम के लिए ln का साइन लेते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ w। तो ये s इक्वल टू के log w आ गया। इस प्रकार से हमारी एंट्रोपी और जो प्रायिकता में जो फंक्शन था f का संबंध, वो संबंध इस प्रकार से आया कि एंट्रोपी, क्योंकि हमने पहले ही निकाल दिया था कि इन दोनों के बीच में जो संबंध आएगा वो एक लघुगुणिकीय संबंध आएगा। तो S क्या है हमारा, S और W के बीच में जो संबंध है वो लघुगुणिकीय संबंध है, S इक्वल टू के log ऑफ W, ठीक है। तो हमारा जो भी W आएगा उसका log होगा वो हमारी एंट्रोपी में, और चूंकि हम लोग सापेक्ष या रिलेटिव एंट्रोपी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे कंपैरिजन में कितनी हमारी एंट्रोपी चेंज हुई है उसका हम लोग यूज करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी का। इसलिए हम लोग इसी कांस्टेंट को शून्य कंसीडर करते हैं, और शून्य कंसीडर करने के पश्चात हमारा जो संबंध आता है एंट्रोपी और प्रायिकता में, ये संबंध आता है। तो हमारी जो ऊष्मागतिकी की थर्मोडायनामिक्स में हमारी जो एंट्रोपी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सिस्टम जो होता है हमारा, सिस्टम इस प्रकार से डिफाइन होता है कि उसकी एंट्रोपी और प्रायिकता के बीच में एक संबंध होता है, ठीक है। अर्थात जो हमारा सिस्टम है वो मोर अरेंज होता है, ठीक है, कितना होता है, अधिकतम व्यवस्थित होने का और अग्रसर होता है, तो हमारी जो एंट्रोपी है वो महत्तम होती है, ठीक है। तो ये हमारा एंट्रोपी और प्रायिकता का बीच में जो संबंध है, और
नेक्स्ट लेक्चर देखते रहिए आगे थर्मोडायनेमिक्स के। इस लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।